क्या वेरिकोसील आपके स्पर्म काउंट को कम कर सकता है? यस, कर सकता है। उसके पास इतनी शक्ति है कि आपकी फर्टिलिटी को बहुत तगड़े से अटैक कर सकता है। अब उसमें होता क्या है, तो सबसे पहले समझो और जानो। वेरिकोसील आपकी एक कॉम्प्लिकेटेड वेन्स के अंदर और कॉम्प्लिकेशन की पावर रखता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि एक कॉम्प्लिकेशन है, चलो वेरिकोसील एक चल रहा है, ब्लड का फ्लो चल रहा है और ब्लड के फ्लो में एक कॉम्प्लिकेशन है कि थोड़े से रिफ्लक्सेस बनने चालू है। अब जब वो थोड़े रिफ्लक्सेस बनने चालू होते हैं ना, तो वो धीरे धीरे करके उस रिफ्लक्सेस को और ज़्यादा बढ़ाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ की वॉल्स एक बार ही डैमेज होती है तो उसके आजू बाजू वाली जगह भी और ज़्यादा डैमेज होती है। जिस तरीके से, जैसे समझना आप, कभी कोई दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, रोड पे देखा होगा, और उसमें कैजुअलिटी जो होती है वो शायद आपने आसपास के दो चार चीज़ों पे या रेलिंग वेलिंग या कहीं फुटपाथ पे देखा होगा कि टूट जाती है, गिर जाते हैं, या वहाँ पर भी अलग से एक अटैक देखते हैं कि वो जब लगी आपस में कोलाइजन हुआ तो आजू बाजू के दो चार चीज़ें और ख़राब हुई। तो यही तरीका होता है, यही पैटर्न होता है जब हम वेन्स के अंदर देखते हैं कि ब्लड का फ्लो जब टूवर्ड्स टेस्टिकल्स मूव करना चालू कर देता है तो वहाँ पर एक तरीके से क्या हो गया, कोलिजन हो गए। अब उस कोलिजन में क्या हुआ कि उसने और ज़्यादा वॉल्स को डैमेज करना चालू किया, और जब वो वॉल्स को और ज़्यादा डैमेज करना चालू करता है तो वहाँ पर सबसे पहले आती है आपकी इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन, चलो दर्द तो आप सह लोगे जैसे तैसे करके। अब इसी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारी टेम्परेचर मॉड्यूल। अब टेम्परेचर मॉड्यूल क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपका खून वॉल्स के थ्रू ठंडा होकर जाना चाहिए था, या जब वो ऑलरेडी जो खून आ रहा है आपके वहाँ पर टूवर्ड्स, ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स टेस्टिस आ रहा है, वो थोड़ा ठंडा होकर आ रहा था। अब क्या हुआ कि वहाँ पर उस पोजीशन पे जब ये वाला गर्म खून वापस घूम के वापस वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाता, जिसकी वजह से टेम्परेचर एप्रोप्रिएटली टेस्टिस को ना मिलने की वजह से वो अपनी क्षमता को धीरे धीरे कम करना चालू करता है, जिसकी वजह से हम इनफर्टाइल होते हैं। हमारे स्पर्म पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस एक 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। अगर वो बढ़ता है टेम्परेचर, वो चला जाता है आपका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 37, 36, तो उसको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी। उसको 35 पे भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगी, तो 34 पे भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि आइडियली 2-2.5 डिग्री का ही डिफरेंस है, और 2-2.5 डिग्री का डिफरेंस से ही आपके स्पर्म काउंट इफेक्ट हो सकते हैं। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि जब हम वेरिकोसील में होते हैं तो सबसे पहली दिक्कत एक और फेस करते हैं कि हमारी टेस्टीज ढंग से न्यूट्रिशन गैदर नहीं कर पा रही। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे टेस्टीज को जो फ्लो मिलता है वो आर्टरीज के थ्रू मिलता है, बट हमारा जो गंदा खून है वो वेन्स के थ्रू जाता है। एक तरीके से एंट्री और एक तरीके से एग्जिट। अब एंट्री और एग्जिट पे मान के चलो कि आपकी जो एग्जिट पोजीशन है वो थोड़ी डगमगा गई है, वहाँ से ढंग से एग्जिट हो नहीं रहा ब्लड का फ्लो, यहाँ पर वो एंट्री दे नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, टेस्टिस में केओस हो जाता है, और उस केओस की वजह से वो अपनी स्पर्म प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम कर देता है। एक और दिक्कत इसी के साथ अगर और देखा जाए तो वेरिकोसील में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं वो आपकी डे टू डे की रूटीन से भी आती है। अब जैसे मान लीजिए कि जितने ज़्यादा रिफ्लक्सेस बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगी, और हम इसको इग्नोर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आज फर्स्ट ग्रेड पे है तो कभी वो सेकंड ग्रेड पे नहीं जाता या थर्ड ग्रेड पे नहीं जाता, वो फर्स्ट ग्रेड पे तो इग्नोर कर रहा है कि कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैं दवाइयाँ तो ले रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। बट ये इस तरीके से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। इवन सर्जरी के बाद भी ऐसे ठीक नहीं होता, क्योंकि रीअकरिंग तो सर्जन भी बोल देता है कि वेरिकोसील है तो रीअकरिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो समझना कि अगर हम कॉज को मेंटेन करके चल रहे हैं और कॉज को साथ लेकर अभी भी उठ रहे बैठ रहे हैं तो ये आपको दिक्कत देगा, तो कॉज निकालना जरूरी है। और उसके साथ अपनी डाइट इतनी स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है कि जिसमें आपको जिंक, सेलेनियम, प्रोटीन, विटामिन डी, B12, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हों, क्योंकि इसकी वजह से आप अपने टेस्टीज को अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाओगे और उसमें से अच्छी सी प्रोडक्शन निकलवा पाओगे एज इन स्पर्म काउंट की और उसकी क्वालिटी भी। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर इम्पैक्ट देना है एज एन वेरिकोसील में और आपको स्पर्म काउंट अपने बेटर करने हैं तो सबसे पहले तो लेग रेस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, डाइट का ध्यान दे दो, और थर्ड लाइफस्टाइल में
कुछ मॉडिफिकेशन करो जिसकी वजह से आपको वेरिकोसिल बना है, उन सारी चीज़ों को बाहर निकालो। उसकी जगह ऑल्टरनेट चीज़ों को ढूंढना चालू करो, जैसे कि आपका लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन आपको अगर वेरिकोसिल में खड़ा कर रहा है तो लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन को अपनी लाइफस्टाइल से हटाओ। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको एक बेसिक रूट लग रहा है कि आपकी वेरिकोसिल का कारण बन सकता है तो कॉन्स्टिपेशन को आज से ही हील करने की कोशिश करो, चाहे उसके लिए आपको त्रिफलाचूरन या इसबगोसी या कुछ भी ऐसा इंटेक करने की जरूरत पड़े तो ले लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के टाइम जब आप स्टूल पास करने जाते हो तो आप एब्डोमेन पे और ज़्यादा प्रेशर दे रहे होते हो, जिसकी वजह से वेरिकोसिल और ज़्यादा बढ़ता है। तो मल्टीपल रीजंस हैं और मल्टीपल रीजंस का एक ही सॉल्यूशन है, समझो अपनी बीमारी को। जिस दिन आपने समझ लिया अपनी बीमारी को, वहीं पर आधी चीज़ें हील हो जाती हैं। हम जैसे डॉक्टरों की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।